गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 की फिजिक्स आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कक्षा 12 की फिजिक्स में पहली इकाई है स्थिर विद्युत की और उसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। मोटे तौर पे कहा जाए तो कक्षा 12 की फिजिक्स का जो पहला भाग है वो पूरी तरह से केवल एक शब्द पे डिपेंड करता है और वो है आवेश। कक्षा 12 की फिजिक्स का जो भाग 1 है जो हम लोग को पढ़ना है वो सब कुछ पूरी तरह से निर्भर है आवेश पे कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या करता है, आवेश जब रुका होता है तो क्या करता है, आवेश जब गति करता है तो क्या करता है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो क्या होता है, आवेश को कैसे एकत्र करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, आवेश के पास कितनी ऊर्जा होगी, कहाँ आवेश अधिक होता है, कहाँ आवेश कम होता है, कहाँ आवेश शून्य होता है, ये सब कुछ अध्ययन करना है कक्षा 12 की फिजिक्स के भाग 1 में। और भाग 1 में 6-7 इकाई है। उसमें पहली इकाई है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या है? स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, कोई चीज रुकी हुई है उसको कहेंगे स्थिर। विद्युत की मतलब विद्युत आवेश अगर रुका हुआ है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण है उसका अध्ययन करेंगे हम लोग इकाई 1 में। यानी इकाई 1 में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब कोई आवेश रुका हुआ है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। कक्षा 10 में आप लोग पढ़े भी हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये 4 चैप्टर आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं। वहां आपको बताया गया है कि आवेश जब गति करता है, वहां बताया गया था आवेश गति करता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश गति कर रहा था, आवेश गति किया तो विद्युत धारा बनी, उसके कारण उसमें चुंबकीय गुण है। फिर हम लोग जनरेटर पढ़े कि जनरेटर से कैसे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये सब हम लोग कक्षा 10 में पढ़े, यानी जब आवेश गति करता है तो। कक्षा 12 की जो पढ़ाई है थोड़ी सी विस्तृत है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब आवेश रुका हुआ होता है, पहले ये पढ़ेंगे कि जब आवेश रुका हुआ होता है तो उसके अंदर कौन से गुण होते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि जब आवेश गति करता है तो उसके अंदर कौन से गुण होते हैं। फिर पढ़ेंगे कि जब आवेश गति तो करता है लेकिन त्वरित गति करता है। एक होता है एक समान गति और एक होता है असमान गति। यानी एक समान गति में क्या होगा, आवेश का वेग नियत रहेगा, उसकी चाल कभी नहीं बदलेगी, और असमान गति में आवेश की चाल बदलेगी। तो आवेश की चाल जब नहीं बदलती है तब उसके पास कौन से गुण होते हैं, और पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में कि जब आवेश की चाल गति करती है, आवेश की चाल बदलती है तब उसके पास कौन से गुण होते हैं। तो जब आवेश की चाल बदलती है तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों को, और जब आवेश की चाल नहीं बदलती है तो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय गुण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सब पढ़ेंगे। तो फिलहाल अध्याय 1 हम लोग शुरू करते हैं। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं समझ में आ गया आप लोग को कि इस विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग आवेश के स्थिर होने पर, आवेश अगर कहीं पे स्थिर है रुका हुआ है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं उन सभी का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जिस शाखा में उसको हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत की। ठीक है, उसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग को यही समझना है, वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। साथ साथ हम लोग वैद्युत बल के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कूलाम्ब का नियम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आवेश क्या होता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, लिख लीजिए आप लोग भी, आवेश क्या होता है। कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया है। आवेश इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, क्या होता है बोलेंगे किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश
कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पे एक और परिभाषा बोल सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ये तो सीधे सीधे परिभाषा लिख देगा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले आवेश के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, थेल्स। थेल्स की प्रमेय कक्षा 10 में या 9 में आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। थेल्स की प्रमेय क्या होती है, वो समरूप त्रिभुज के लिए लगता है, तो वहां पढ़ाया गया। तो थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, कह सकते हैं, या गणितज्ञ थे, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे भी पहले के, यानी ईसा से पूर्व के, लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व के वो थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक। उन्होंने देखा कि जब कोई चीज रगड़ी जाती है कागज से या फिर कंघी को, जिसको भी पेन को, अगर हम किसी चीज से रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण उसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह धूल के कणों को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, जो हल्के हल्के पिंड होते हैं, हल्के हल्के कण होते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। थेल्स नामक ने बताया कि ये आकर्षित कर लेता है, और जब ये आकर्षित कर लेता है तो उन्होंने वहां बताया था कि ऐसा होता है, इसलिए इसमें एक गुण आ जाता है। उस गुण का उन्होंने नाम नहीं दिया, बस कह दिया कि ऐसा होता है, गुण आ जाता है। उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा होता है, क्योंकि पहले के लोग बताते थे कि ऐसा होता है, कई सारे आप लोग नाम भी सुने होंगे, तो उनको फांसी दे दी जाती थी, जहर खिला दिया जाता था, तो कहना ही बहुत मुश्किल था। फिलहाल उन्होंने कह दिया कि ऐसा होता था। उसके बाद लगभग 2000 साल तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जाके 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में इसके बारे में चर्चा होनी शुरू हुई कि जब हम एक अंबर नामक पदार्थ को ऊन या रेशम के धागों से रगड़ते हैं तो क्या होता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आबनूस की छड़ ले लें और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ दें तो वो भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ तक कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं और जब कपड़ा पहन के निकालते हैं तो आवाज आती है कभी कभी, थोड़ा सा अगर अंधेरे कमरे में है तो बिजली भी चमकेगा, हल्का हल्का रोशनी निकलेगा। और एक चीज और, जब हम कपड़ा निकालते हैं तो रुआं भी उठ जाते हैं, जो हम लोग के बाल हैं शरीर की, ये खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा अध्ययन देखा गया कि ऐसा होता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा 1600 ईस्वी से शुरू हुई। और वहां पे प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल करके पाया गया कि जब हम किसी एक क्षण को रगड़ते हैं, मान लीजिए ये क्षण है आबनूस की क्षण, ठीक है, आबनूस की छड़ को हम जब बिल्ली के खाल से रगड़ दिए तो रगड़ने से क्या हुआ, इस पर एक गुण आ गया। और इसे गुण आने से क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपनी ओर आकर्षित कर लिया मतलब अगर नीचे रखे हैं तो इसको अपनी ओर खींच लिया, फोर्स लगाया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बल में आप लोग पढ़े हैं कि धक्का क्या होता है, तो इसने क्या किया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो देखा ये गया कि इसके पास एक गुण आ गया, और इसी गुण को नाम दे दिया गया क्या, आवेश। यानी आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश कोई पदार्थ स्वयं नहीं होता है, वो एक पदार्थ को उपस्थित एक गुण होता है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी अगर हम रगड़े ही ना उसको तो उससे वो गुण आएगा ही नहीं, रगड़ने के कारण आया। यानी आवेश जो है किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वो दूसरे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या फिर धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अच्छा ठीक है, कोई भी चीज एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे आप लोग चुंबक में देखे होंगे, एक ब्लेड रख दीजिए और चुंबक रख दीजिए, जब ऐसे करेंगे तो चुंबक से ब्लेड आके चिपक जाएगा, वो आकर्षित हो गया, चिपक गया। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े आके चिपक गए। ठीक है, हम लोग पृथ्वी पे हैं, हम लोग भी पृथ्वी से चिपके हुए हैं, सब कुछ पृथ्वी से चिपकी हुई है। तो ये बल किसी न किसी बल के कारण हुआ है। अब ये किसी न किसी बल के कारण हुआ है तो कक्षा 11 में आप लोग पढ़ोगे कि संसार में 4 ही प्रकार के बल होते हैं। संसार में 4 ही प्रकार के बल होते हैं। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं 2 पिंडों के मध्य
एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा कक्षा 11 में ही कि दूसरे प्रकार का बल होता है वैद्युत बल। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में आगे। तो इसके आप लोगों ने पढ़ा कि प्रबल नाभिकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल, और चौथे नंबर पे होता है दुर्बल नाभिकीय बल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता था 11 में वो ये था कि संसार का सबसे प्रबल बल कौन सा है। तो आंसर होता था प्रबल नाभिकीय बल। 4 प्रकार के बल होते थे, उनमें सबसे स्ट्रांग होता था प्रबल नाभिकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के मध्य लगता है जिनमें द्रव्यमान हो, 2 पिंड हो जिनके पास द्रव्यमान हो, उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल ये दोनों नाभिक के अंदर लगते हैं। नाम में ही नाभिक है, ये दोनों नाभिक में लगते हैं। तो नाभिक को अगर यहाँ से हटा दें, क्योंकि नाभिक परमाणु, ठीक है, उसकी चर्चा नहीं यहाँ करनी है। गुरुत्वाकर्षण बल में 2 पिंड है, द्रव्यमान है, वहां पे ये चर्चा नहीं। तो शेष बचा कौन सा, वैद्युत बल। यहाँ देखिए इस छड़ के पास, जो अवनुष की छड़ थी, इसके पास द्रव्यमान है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके पास भी द्रव्यमान है। जब हमने इसको अवनुष की छड़ को कागज की छड़ से, कागज छोटे छोटे टुकड़े पास ले गए, चिपक गया, तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगा था? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर रगड़े ही ना और फिर ले जाए तो देखते नहीं चिपकता है। यानी इनके मध्य जो लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, नाभिकीय बल नाभिक के बीच लगता है, नाभिक में। तो बचा कौन सा, वैद्युत बल। यानी कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं चिपके हैं, वो किस कारण से चिपके हैं, वैद्युत बल। जहां गुरुत्वाकर्षण बल ना हो और जहां पे नाभिकीय बल ना हो, वहां समझ लीजिए कि कौन सा बल है, वैद्युत बल। जैसे कि आप लोग घर्षण बल पढ़े हैं, घर्षण बल भी क्या है, वैद्युत बल ही है। घर्षण बल भी वैद्युत बल है। पृष्ठ तनाव पढ़े होंगे, पृष्ठ तनाव वो भी वैद्युत बल है, क्योंकि उसमें भी बताया गया था आसंजन बल स्वसंजन बल के बारे में, उसके आधार पर व्याख्या की गई थी। तो वो भी वैद्युत बल होता है। तो जितने भी गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल को छोड़ के जितने भी बल हम लोग पढ़ते हैं, सबके सब क्या होते हैं, वैद्युत बल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आवेश आप लोग पढ़ लिए कि किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं, या फिर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चेक किया गया तो जब बिल्ली की खाल से अवनुष की छड़ को रगड़ा गया तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर आकर्षित हो गए। ठीक है, इस तरह से हम लोग को पता रखिए कि आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं। और आवेश के प्रकार को समझने के लिए 2-3 मटेरियल ले लिया गया। जैसे यहाँ पे अवनुष की छड़ ली गई, अवनुष की छड़ और बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। दूसरी बार में फिर एक अवनुष की छड़ ले ली गई, फिर से एक अवनुष की छड़ ले ली गई और इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। तो इस अवनुष की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़े तो ये भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। इस अवनुष की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो इसने भी क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। इसका मतलब कि जो गुण इसमें उत्पन्न हुआ है वही गुण इसमें भी उत्पन्न हुआ है, दोनों उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब इन दोनों छड़ों को आपस में हम पास लाने की कोशिश करते थे तो देखते ये थे कि दोनों पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पे अवनुष की छड़, यहाँ पे भी अवनुष की छड़, जब दोनों को पास लाने की कोशिश किया गया तो ये पाया गया कि ये दोनों पास नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहा है। यानी ये भी अवनुष की छड़, ये भी अवनुष की छड़, दोनों पे समान गुण है। और ये जब दोनों समान गुण है तो ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, दूसरी छड़ को ले लिया गया। चलिए मान लीजिए कांच की छड़ को ले लिया गया, कांच की छड़ को ले लिया गया। ठीक है, चलो समझने के लिए, कांच की छड़ को भी जब रगड़ा गया, रगड़ने के कारण तो इसमें भी एक गुण आ गया। ये भी क्या किया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। मान लो कि ये अवनुष की छड़ ए है, ये भी अवनुष की छड़ ए है और ये कांच की छड़ बी है। तो जब हम ए को पास ला रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये प्रतिकर्षित हो रहा है। ए को पास लाने पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है।
बी वाले कांच की छड़ को जब रगड़े और फिर देखे कागज के ये भी छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया, किंतु जब आपनुस की छड़ और कांच की छड़ को पास ले आ रहे थे तो ये पाया गया कि ये दोनों प्रतिकर्षित नहीं हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं। क्यों आकर्षित हो रहे हैं? तो ये पता चला कि इस पे अलग गुण है, इस पे अलग गुण है। गुण तो वही है कि ये आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन इस पे कुछ है जो इस पे अलग है, इस पे अलग है। देखिए एक ही पदार्थ की छड़ थी तो दोनों पे समान गुण था, और जब भिन्न भिन्न पदार्थ की छड़ लेते हैं तो दोनों पे वही गुण है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे आकर्षित होने लगा और यहाँ पे प्रतिकर्षित होने लगा, यानी ए के मध्य आकर्षण हो गया, लेकिन जब हम ए से बी को टच कराएं या पास लेने की कोशिश किए तो ए के मध्य प्रतिकर्षण हुआ, और जब ए से बी को टच कराने की कोशिश किए, पास लाने की कोशिश किए तो वहां पे आकर्षण हो गया, यानी भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य आकर्षण हो गया, समान पदार्थों के मध्य प्रतिकर्षण हो गया। अच्छा, ये चीज एक तो हमको यहाँ पे एक चीज पता चल गया कि जो वैद्युत आवेश होता है वो दो प्रकार का है। वैद्युत आवेश जो है दो प्रकार का है, किसी एक पदार्थ से अलग प्रकार का है, किसी दूसरे पदार्थ से अलग प्रकार का है। अगर समान पदार्थ है तो प्रतिकर्षण हो रहा है, अलग अलग पदार्थ है तो आकर्षण हो रहा है। अगला में क्या किया गया कि इस आपनुस की छड़ को इस कांच की छड़ से जब आकर्षित हो रहा था तो इन दोनों को टच कर दिया गया, एक दूसरे से चिपका दिया गया, और चिपकाने के बाद फिर से देखा गया कागज की छड़ को चिपकाने की कोशिश किया गया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, तो ये न कांच की छड़ चिपका पाई उसको, ना आपनुस की छड़ चिपका पाई। फिर से समझिए क्या कह रहे हैं कि आपनुस की छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका ले रही थी, कांच की छड़ भी छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका ले रही थी, दोनों को पास ले तो आकर्षण हो रहा था, लेकिन जब दोनों को स्पर्श करा दिए और स्पर्श करा के फिर से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाने की कोशिश किए तो नहीं चिपका। यानी जब दोनों एक दूसरे से स्पर्श हुए तो उनके पास जो गुण था कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का, वो गुण क्या हो गया? समाप्त हो गया। वो गुण समाप्त हो गया, ना इस पे वो गुण रह गया, ना इस पे वो गुण रह गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि यहाँ पे हम जो आवेश की बात कर रहे हैं, ये जो दो प्रकार के जो आवेश हैं, यहाँ पे अलग प्रकार का आवेश है, यहाँ पे अलग प्रकार का आवेश है, और जब इनको हम टच करा रहे हैं, पास ले आ रहे हैं, स्पर्श करा रहे हैं, तो ये अपना गुण समाप्त कर दे रहे हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जब हम +4 में -4 को जोड़ें। किसी के पास +4 है, मान लीजिए उसके पास कुछ गुण है, वो भी आकर्षित कर रहा है कागज के छोटे टुकड़ों को, किसी के पास दूसरा गुण है वो भी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है। जब इनको स्पर्श करा दिए तो नेट हो गया 0। नेट कितना हो गया? 0। और जब 0 हो गया तो न कांच की छड़ आकर्षित की, न आपनुस की छड़ आकर्षित की। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न हो रहे थे उनका उन्होंने नाम दिया। नाम दे के कहा कि प्रकृति में दो प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, नोट करते रहिएगा इसको। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा नंबर 1 धनावेश, नंबर 1 धनावेश होता है, और नंबर 2 ऋणावेश। प्रकृति में 2 प्रकार के आवेश हैं, उन्होंने इस प्रैक्टिकल से बताया। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश, 2 प्रकार के आवेश हुए। और यहाँ पे देखा गया कि जब धनावेश को ऋणावेश के पास ला रहे हैं तो इनके मध्य आकर्षण हो रहा है, जब धनावेश को धनावेश के पास ले आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण हो रहा है, जब ऋणावेश को ऋणावेश के पास ले आ रहे हैं तब भी प्रतिकर्षण हो रहा है। और फिर वहां से एक नियम निकल के आया कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के गुण में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश किसे कहते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो लिख लेते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रैक्टिकल में क्या पाया। तो लिखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि
यह निष्कर्ष निकाला कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज तथा ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार के धनावेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और फिर एक निष्कर्ष ये भी निकाला था, स्टार करके इसको लिख लेते हैं, कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, और दूसरा असमान आवेश या विपरीत आवेश, असमान आवेश आकर्षित करते हैं, असमान आवेश आकर्षित करते हैं। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, धन धन रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ऋण ऋण रहेंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन धन और ऋण रहेंगे यानी पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे तो आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था। कभी कभी पूछता है कि धनावेश और ऋणावेश की जो ये कल्पना आई थी किसने दिया था, तो आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था अपने प्रैक्टिकल पे। और क्यों बताया था, इस तरह से क्यों बताया कि धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब एक छड़ को दूसरे छड़ से चिपकाया गया तो दोनों पे गुण समाप्त हो गया, और ये तभी होता है जब प्लस और माइनस एक दूसरे को काट लेते हैं, तभी होता है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। नोट कर लिया आप लोग इसको। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये क्या है, चलिए समझते हैं। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आप सभी लोग परमाणु के बारे में पढ़े होंगे। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना टूटे भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अगर टूट के भाग ले तो अणु कहलाता है। अणु और परमाणु में यही अंतर भी होता है। अणु किसे कहते हैं, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में टूटता है, अणु कहलाता है, और अगर न टूटे तो परमाणु कहलाता है। तो आप लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे कि परमाणु जो होता है वो दो प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग होता है जो ठोस होता है, कठोर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। ठीक है, और दूसरा भाग उसके चारों ओर खाली क्षेत्र होता है। उसके चारों ओर क्या होता है, खाली क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु कक्षा। परमाणु कक्षा और दूसरा नाभिक। आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये बताता है कि नाभिक में धनावेश होते हैं। कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हैं कि नाभिक में धनावेश होते हैं, और धनावेश के रूप में कौन होता है, तो आंसर है प्रोटॉन होता है। और नाभिक की चारों ओर जो खाली कक्षा होती है उसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन होता है और नाभिक की चारों ओर जो खाली कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे गति करता है। सभी अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं। आप लोग क्वांटम थ्योरी पढ़े होंगे, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कितनी प्रकार की कक्षाएं होती हैं, ब्लॉक भी पढ़े होंगे, सब कुछ। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में गति करता है। अब होता क्या है कि जब हम लोग एक पदार्थ को किसी छड़ से, पदार्थ को किसी खाल से या किसी भी तरह से उसको हम जब रगड़ते हैं तो हम करते क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसको हम गर्मी देते हैं, इसको उष्मा देते हैं।
क्योंकि आप जब रगड़ेंगे तो वहाँ क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है तो वो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा था, अब वो उस चक्कर से मुक्त हो जाता है। आप लोग इसको पढ़े होंगे बंधन ऊर्जा के रूप में। ठीक है, आयनन ऊर्जा करके आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़े हैं कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह जो होता है चक्कर लगाता है, उसके पास कुछ एनर्जी होती है बंधन ऊर्जा के रूप में। अगर उतनी एनर्जी दे दी जाए तो वो हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, जिसको पलायन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आप लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं। फिलहाल तो हुआ क्या कि जब एक पदार्थ को हमने ऐसे रगड़ा किसी खाल से, मान लीजिए इस खाल से हमने इस पदार्थ को रगड़ा, तो जब रगड़े तो इन दोनों के बीच में हीट उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई, और ऊष्मा उत्पन्न होने से ये हुआ कि इस पदार्थ पे जो इलेक्ट्रॉन थे उनके पास एनर्जी आई, या इस पदार्थ पे जो इलेक्ट्रॉन थे उसके पास एनर्जी। दोनों में से किसी पे हो सकता है कि मान लेते हैं अभी हम यहाँ छड़ पे एनर्जी थोड़ी ऊष्मा ज्यादा हो गई, और ऊष्मा ज्यादा होने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे इसमें पदार्थ है, तो पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को छोड़ के इस खाल से पे चिपक गए, इस खाल पे चिपक गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चिपक गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चिपक गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चिपक गया। तो हुआ क्या कि इस इलेक्ट्रॉन, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, खाल पे चले गए, यानी खाल पे इलेक्ट्रॉन आ गए, किससे आ गए, पदार्थ से आ गए। यानी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और खाल पे पहुंचे एक्स्ट्रा हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन आए तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, यानी खाल पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ गई। कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे कि मान लीजिए कोई परमाणु है, चाहे मान लीजिए सोडियम ही है, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि सामान्य अवस्था में उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में वैद्युत उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। +11 और -11 बराबर कितना, 0। ठीक है, +11 -11 जोड़ेंगे तो बराबर 0, यानी सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जब हम उसको रगड़ रहे हैं, इसे रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, ऊष्मा मिली, इलेक्ट्रॉन चला गया खाल पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से कम हो गए, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इस खाल पे आ गए, अधिक हो गए। ठीक है, तो अगर मान लो इस 11 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो इसमें बचा कितना इलेक्ट्रॉन, -7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले +11 और -11 मिलके 0 हो रहा था, यानी वो परमाणु उदासीन था, वैद्युत उदासीन कह सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि 11 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल चले गए, 11 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, तो 11 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, +4, यानी धनावेश आ गया। उस पे 4 क्या हो गया, धनावेश आ गया, +4 हो गया। मतलब पहले पदार्थ जो उदासीन था वो उदासीन नहीं हो गया, और उस पे आवेश आ गया, वो भी कौन सा, धन आवेश। यानी जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश। और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जिस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, उस पर कौन से आ जाएंगे, ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन बस आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी पदार्थ को, या जब किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो मान लेते हैं कि अगर इस पे पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे और इस पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इस पे चले गए तो इस पे बच गए 16 इलेक्ट्रॉन, और इस पे हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो 14 इलेक्ट्रॉन। अभी भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे अब भी उतने ही इलेक्ट्रॉन है। स्थानांतरण तो हुआ, लेकिन अब टोटल देखा जाए तो पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे, रगड़ने से पहले कुल इलेक्ट्रॉन और रगड़ने के बाद भी कुल इलेक्ट्रॉन समान है। यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, दूसरे पदार्थ से उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई, जिससे आवेश पहले जितने थे उतने ही अब भी हैं। यानी आवेश न उत्पन्न हुआ न नष्ट हुआ, वो क्या हुआ, बस एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हुआ है। आवेश को हमने पैदा नहीं किया, वो पहले से था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में, और नष्ट भी नहीं किया, बस वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हुआ। और इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये जो हम लोग का थियरी है, यह है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये बताता है
कि आवेश में उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित किया जाता है। तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है? आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी पदार्थ या कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, लेकिन जब उसमें हम उसको एनर्जी दे दें किसी भी फॉर्म में, गर्म करके या जैसे भी करके अगर उसको हम ऊर्जा दे दें, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चले जाएंगे तो उस पर धनावेश आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे उतना धनावेश आएगा, और जिस पे जाएंगे उस पे ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, और जब दोनों को मिलाएंगे, फिर से जब दोनों को मिलाएंगे -16 और -14 को जब मिलाएंगे तो फिर से -20 और -10 हो जाएगा, दोनों मिलकर समाप्त हो जाएंगे और फिर से वो परमाणु वैद्युत उदासीन हो जाएगा। यानी किसी भी पदार्थ पर, किसी परमाणु में, सामान्य में कोई इलेक्ट्रॉन, कोई आवेश नहीं होता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम उसको गर्म करें या किसी प्रकार से एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकल चले जाएंगे तो उस पर धनावेश आ जाएगा, दूसरे पे जिस पे गए उस पे ऋणावेश आ जाएगा। और इस प्रकार से हमने देखते हैं कि आवेश न उत्पन्न हुआ न नष्ट हुआ, बस केवल क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। ये हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत थोड़ा लिख लेते हैं, लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार लिखते हैं हम लोग, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य अवस्था में किसी परमाणु पर, इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य अवस्था में किसी परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश शून्य होता है। उपस्थित कुल आवेश शून्य होता है, अर्थात जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं। जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं। किंतु यदि किसी प्रकार से परमाणु को ऊर्जा दी जाए, किसी प्रकार से परमाणु को ऊर्जा दी जाए, परमाणु को ऊर्जा दी जाए, तो वह आवेशित हो जाता है, अर्थात या तो उस पर धनावेश आ जाता है या ऋण आवेश, तथा धनावेश आ जाता है या ऋण आवेश, तथा जितनी मात्रा में धनावेश या ऋण आवेश उत्पन्न होता है, उतनी ही मात्रा में दूसरे पदार्थ पर भी उतनी ही मात्रा में दूसरे पदार्थ पर भी धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न होता है।
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम, अगले में दिखाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां यानी किसी पदार्थ को हम कितने तरीकों से या किन किन विधियों से आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, किसी पदार्थ को कितने तरीकों से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो अभी आप लोग एक प्रैक्टिकल में देखे हैं कि घर्षण रब करते हैं, जब हम उसको घिसते हैं तब उसमें आवेशन आ जाता है। तो एक विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, देखते चलेंगे। एक विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, यानी जब किसी पदार्थ को हम घिसेंगे, रब करेंगे, तो उसके द्वारा उसमें आवेश आएगा। दूसरी विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, यदि कोई पदार्थ चार्ज है, किसी पदार्थ पर आवेश उपस्थित है, तो उसके पास अगर हम किसी दूसरे पदार्थ को ले जाते हैं जो पहले से आवेशित नहीं होता है, तो होता क्या है कि उस पदार्थ पे भी हल्का फुल्का आवेश आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ है और ये चार्ज है, इस पे 10 धनावेश हैं। इस पे कितने धनावेश? 10 धनावेश हैं। और इसके पास हम दूसरे पदार्थ को ले गए जिस पर कोई आवेश नहीं था, और जब इसको हम इसे टच कराते हैं, इसको ऐसे टच कराते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि इस पे से कुछ आवेश निकल के इस पे चले आते हैं। मान लीजिए 4 आवेश निकल के इस पे आ गए, तो इस पे से आवेश इस पे चले आए। कब? जब हम इन दोनों को आपस में संपर्क किए, टच कराएं, तो इस पे से कुछ आवेश चल कर इस पे आ गए, तो इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरे प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं, और वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। और इसको आप लोग कक्षा 10 में पढ़े भी हैं थोड़ा सा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, है ना, चैप्टर आप लोग नाम सुने होंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और उसमें शब्द आया होगा प्रेरण। वहां बताया गया है कि जब हम किसी आवेशित चालक के समीप टच न कराएं, बल्कि उसके समीप कोई दूसरा पदार्थ रख दें, तो होता क्या है कि इस पर जो आवेश होता है उसके विपरीत, अगर इस पर धन आवेश है, जैसे यहाँ पे अगर हम दिखा दें कि मान लो यहाँ पे एक प्लेट है जिस पर 5 धनावेश है, और इसके समीप हम एक और प्लेट को रख दें, टच न कराना है इसमें, इसके समीप हम एक और प्लेट को रख दें, तो होता क्या है कि इस पर जितने धनावेश होते हैं, इस प्लेट पर उतने ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी होता क्या है कि इस पर जो धनावेश होते हैं, ये पदार्थ है, तो पदार्थ में दोनों होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। तो होगा क्या कि धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे तो इसमें माइनस चार्ज निकल के सामने जाता है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, तो अगर हम इसको ग्राउंडेड कर दें तो ऐसा होता है। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि ये जो अर्थ होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले जाता है। तो जैसे भी करके इस पे धनावेश है, तो उसके विपरीत दिशा में इस पर ऋण आवेश होता है। अगर इस पर ऋण आवेश रहेगा तो इस पर विपरीत दिशा में धनावेश रहेगा। तो ये वाली जो विधि है इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की 3 विधियां होती हैं, एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके अलावा और भी विधि हो सकती है, जैसे ऊष्मा द्वारा आवेशन, अगर हम एनर्जी दे दें तब भी आवेशित हो जाएगा। अब एनर्जी कैसे दे दें, जिस भी तरीके से हम दे दें, गर्म करके दे दें, घर्षित करके दे दें, ठीक है, कोयले में डाल के दे दें, जैसे भी करके दे दें, उस तरह से भी आवेशित हो जाता है। तो आवेशन की 3 विधियां होती है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे कि जब हम किसी पदार्थ को आवेशित करते हैं तो वो आवेश होता कहाँ है, यानी आवेश की उपस्थिति कहाँ होती है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लें कि मान लीजिए मेरे पास एक r त्रिज्या का बेलन है। ठीक है, एक r त्रिज्या का बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, और इसको हमने आवेशित किया, इसको हमने चार्ज दिया। तो जब चार्ज देंगे तो ये आवेश कहाँ होंगे, इस पे आवेशित उपस्थित होंगे, लेकिन कहाँ होंगे, क्या पूरे चालक में अंदर होंगे, पूरे चालक में होंगे, ठोस अगर ये बेलन है तो पूरे चालक में होंगे, या केवल ऊपर होंगे, जो चारों तरफ से जो पृष्ठ है उसमें होंगे। तो आंसर है, बताया जाता है कि जो आवेश होते हैं वो उसके कहाँ होते हैं, पृष्ठ पर होते हैं, ना कि अंदर होते हैं। ऊपर पृष्ठ पर होंगे, अगर धनावेश है तो ऊपर पृष्ठ पर होंगे, ऋण आवेश है तो ऊपर पृष्ठ पर होंगे, अंदर नहीं होंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय में कि आवेश कहाँ उपस्थित होते हैं, कैसे होते हैं। एक चीज और कि अगर मान लीजिए ये तो समान था कि अगर यहाँ त्रिज्या r है तो यहाँ भी त्रिज्या r है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो, जैसे
ऐसा ऐसा होगा कि एक तरफ क्षेत्रफल ज्यादा लगे या एक तरफ पृष्ठ ज्यादा लगे और एक तरफ पृष्ठ क्या है, कम है, या दूसरे शब्दों में कह दे कि यहाँ की त्रिज्या अधिक है और यहाँ पे जो गोला बनेगा यहाँ की त्रिज्या कम है, यहाँ पे छोटा सा एरिया है, यहाँ पे एरिया बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, और यहाँ पे एरिया छोटा है, क्षेत्रफल छोटा है। तो पूछा जाए कि यहाँ पे आवेश कैसे होंगे, तो ठीक है, यहाँ पे तो आवेश चारों तरफ पृष्ठ पे होंगे, लेकिन आवेश की मात्रा कहाँ अधिक होगी, तो उसके लिए कहा जाता है कि आवेश की मात्रा वहां अधिक होती है जहां क्षेत्रफल कम होता है या फिर जहां पे त्रिज्या कम होता है, यानी जो नुकीला हिस्सा होता है। जैसे यहाँ नुकीला हिस्सा है तो यहाँ पे अधिक आवेश उपस्थित होंगे क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ अधिक है, और जहाँ क्षेत्रफल कम है, और जहाँ क्षेत्रफल अधिक होता है वहाँ आवेश कम उपस्थित होते हैं। यानी आवेश की जो मात्रा होती है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर क्षेत्रफल अधिक है तो आवेश कम होंगे, मतलब अगर एक जगह देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे इतने पॉइंट पे तो 1-2 आवेश होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे चूंकि क्षेत्रफल कम है और उतना ही एरिया ली यहाँ पे और यहाँ पे आवेश को चेक करें कितने हैं तो पता चला 5-6 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक है इसलिए आवेश कम है और यहाँ क्षेत्रफल कम है इसलिए आवेश अधिक है। यानी आवेश का जो घनत्व होता है, इस तरह से कह सकते हैं कि आवेश का जो घनत्व होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल अधिक है तो आवेश का घनत्व कम होगा, क्षेत्रफल कम है तो आवेश का घनत्व अधिक होगा। तो इन दोनों पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि आवेश, नोट कर लीजिए, आवेश सदैव किसी धातु के या किसी ऐसे आवेश सदैव किसी चालक भी कहना चाहिए नहीं, ऐसे लिखिए, आवेश किसी पदार्थ के पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं। आवेश किसी पदार्थ के पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं तथा आवेश घनत्व वहां अधिक होता है जहां क्षेत्रफल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, या त्रिज्या कम होती है। आवेश घनत्व वहां अधिक होता है जहां क्षेत्रफल या त्रिज्या कम होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के मूलभूत गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आवेशों के कौन कौन से गुण होते हैं जो बेसिक होते हैं, मूलभूत गुण होते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं, आवेशों के मूलभूत गुण को। पहला है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण, इसका अर्थ यह है यदि कोई आवेश होगा तो उस पर निश्चित तौर पे या तो आकर्षण का गुण होगा या प्रतिकर्षण का होगा या दोनों होगा। वैसे तो दोनों गुण होते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। अगर हमारे पास धन है और सामने वाला माइनस है तो आकर्षण हो जाएगा, और हमारे पास धन है सामने वाला भी धन है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी आवेश में दोनों प्रकार के गुण हो सकते हैं, आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। ठीक है, तो ये पहला गुण हो गया। नंबर 2, दूसरा गुण है जो वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, इसको यहां हम लोग लिखेंगे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण नहीं लिखते हैं, इसको पीछे लिख चुके हैं। यहाँ लिखते हैं आवेश का संरक्षण, और इसमें 1 करके लिखेंगे, नंबर 1 करके, क्योंकि आवेश का जो संरक्षण है वो 3 प्रकार से होता है। इसमें नंबर 1 है, लिखिए, आवेश न उत्पन्न होता है, ऐसे लिखिए, आवेश न तो उत्पन्न होता है, आवेश ना तो उत्पन्न होता है, और ना ही नष्ट होता है
आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। यह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होता है। ना उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से स्थानांतरित होगा। यानी जितने आवेश पहले रहेंगे उतने ही आवेश बाद में रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होगा। और आवेश जो ये उत्पन्न हो रहे हैं, जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जा रहे हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जा रहा है। जब एक पदार्थ से जा रहा है तो उस पर धन आवेश हो जा रहा है, जिससे आ रहा है उस पर ऋण आवेश हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न कहना सही नहीं है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से स्थानांतरित होते हैं। इसके अलावा दो और गुण हैं आवेश के संरचना में, दो और नियम है। और अभी तक ये कहा जाता था, मतलब आइंस्टीन के समय से पहले, आइंस्टीन के नाम सुने होंगे आप लोग, आइंस्टीन के समय से पहले कहा जाता था कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है और परमाणु को जब तोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल कर आए। फिर ये कहा गया कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये मूलभूत कण होता है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हम लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान के दूसरे भाग में, वहां पढ़ाया जाएगा कि ये जो आवेश होते हैं ये असल में नष्ट होते हैं और ये आवेश उत्पन्न भी होते हैं। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। लेकिन ये थ्योरी तब तक सही थी जब तक आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी नहीं दी, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। फिर उसके बाद जैसे वो थ्योरी आई, उसके बाद ये पता चला हम लोग को कि आवेश जो होते हैं उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन अकेले नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा। अगर ऋण आवेश है तो अपने आप नष्ट नहीं होगा, अगर धन आवेश है तो वो भी अपने आप नष्ट नहीं होगा। आवेश तभी नष्ट होंगे जब एक ऋण आवेश होगा और एक धन आवेश होगा। ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन कहा गया और धन आवेश को प्रोटॉन न करके पॉजिट्रॉन कहा गया। यहाँ पे समझने वाली बात।